नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की ही कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 34 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अगर तमाम चीजों को देखा जाए तो ये संक्रमण दर काफी कम होती जा रही है। आपको बता दें कि एक स्वास्थ्य बुलेटिन में ये तमाम जानकारी दी गई है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण की दर 0.05% है। पहले तक राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर के महीने में महामारी से 5 लोगों की मौत हुई और अब तक संक्रमण के 14,38,780 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 14,13,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में महामारी से अब तक 25,087 मरीजों की मौत हो चुकी है और यहां अभी भी 373 मरीज उपचाराधीन हैं। हालांकि संक्रमण दर काफी कम होती जा रही है और इसी के साथ 34 नए मामले मात्र सामने आए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन आखिर कब तक सुचारू रूप से पूरा कर लिया जाएगा। अगर वैक्सीनेशन पूरा किया जाता है तो शायद दिल्ली में तीसरी लहर से बचा जा सकता है। और क्योंकि दिल्ली राजधानी है, सबसे बड़ा इलाका पूरे भारत का, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अगर वहां पर कम रही कोरोना की तीसरी लहर तो कहीं ना कहीं हम पूरे देश में संभावित तीसरी लहर से बच सकते हैं और इसके कारगर उपाय भी हम शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में मात्र 34 मामले सामने आए हैं और अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए, दिल्ली में संक्रमण दर की बात की जाए तो वो मात्र 0.05% ही है। बुलेटिन के अनुसार ये तमाम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 2 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जो आंकड़ा पहले हजारों में था वो अब कहीं ना कहीं मात्र 1 अंक में आंका जा रहा है, तो ये काफी अहम बात है। मात्र 2 मरीजों की मौत हुई है और 34 नए मामले मात्र सामने आए हैं। लेकिन अगर समझने वाली बात को देखा जाए तो महामारी से इससे पहले 5 लोगों की सितंबर में मौत हुई थी। पहले तक राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर के महीने में महामारी से 5 लोगों की मौत हुई थी और अब तक संक्रमण के 14,38,780 मामले सामने भी आ चुके हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 14,13,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हो चुके हैं। यानी कि दोनों ही चीजें हैं, संक्रमण दर जो है वो अब काफी घटती नजर आ रही है और इसी के साथ साथ जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं संक्रमण से वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमण दर घटती जा रही है, जो वाकई संभावित तीसरी लहर से बचने में काफी कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चिंता का विषय संभावित तीसरी लहर है, जिसमें बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे और अगर उसमें बच्चे प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में मात्र 34 मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर 0.05% है। पहले तक राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर के महीने में महामारी से 5 लोगों की मौत हुई और अब तक संक्रमण के 14,38,780 मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ 14,13,000 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। अब बात सबसे ज्यादा जानने वाली ये है कि दिल्ली में फिलहाल वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है और लापरवाही कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अगर लापरवाही इस समय में हम बरतते हैं तो सीधे तौर पर ये संभावित तीसरी लहर को न्योता होगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर दिल्ली में कम होती जा रही है, काफी अच्छी बात है, संक्रमण दर कम हो रही है, लेकिन लापरवाही क्या वाकई कम हो रही है यहाँ पर? लगातार बात करें कोरोना की तो कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी स्लो जरूर है, मगर जिस तरीके से कह सकते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 34 आंकड़े आए हैं और लगभग 2 लोगों की मौत हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, वैक्सीन को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मगर जो त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए, नवरात्रि के और दिवाली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर जो भीड़ है और उसका सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है बाजारों के अंदर, उससे कहीं ना कहीं संक्रमण की दर जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं और लगातार कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जो खतरा है वो भी बढ़ सकता है। मगर लगातार जिस तरीके की बाजारों के अंदर जो हालात है
वो कहीं ना कहीं डरावने हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी होने चाहिए उनकी तरफ से सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनता भी लापरवाही करती नजर आ रही है। जी। ये लापरवाही आखिर क्यों देखने को मिल रही है, यही सबसे अहम बात है राजीव, क्योंकि लापरवाही अगर प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी करते नजर आएंगे तो जनता को आखिर कौन समझाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यही चीज हमने दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिली थी, क्योंकि जब होली थी तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लोग बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, बाजारों के अंदर सख्ती रखें। मगर बाजारों के अंदर उस वक्त भी सख्ती नहीं थी, जिसकी वजह से जो रफ्तार थी कोरोना की वो बढ़ती हुई नजर आई थी। मगर अब जिस तरीके से अब दोबारा से बाजारों के अंदर दिवाली के और दशहरे के और नवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर भीड़ है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अधिकारी जो है वो साफ तौर पर अपनी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरती जा रही है, और सीधा सीधा कहें उसका असर जनता भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जनता जो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर लापरवाही कर रही है और मास्क यूज नहीं कर रही है, और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है वो बिल्कुल भी नहीं है बाजारों के अंदर। जी। राजीव, देखिए कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तो लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी इस साथ साथ में डेंगू भी लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। डेंगू और तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब डेंगू के लिए तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जागरूकता फैला रही है, चाहे धीमे स्तर पर, लेकिन फैलाई जा रही है। क्या अब कोरोना के लिए क्या जो जागरूकता पहले फैलाई जा रही थी वो अब बंद हो गई है, क्योंकि लोगों को तो जागरूक करना अभी सरकार का फर्ज है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना काल की, तो क्योंकि कोविड-19 का जो कहर था वो देखने को मिल रहा था, और उसके बाद में जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया का भी, क्योंकि बारिश की वजह से जिस तरीके से पानी के मच्छर पनपे हैं और कहीं ना कहीं पानी का जल भरा भरा स्थिति थी, और सड़कों पर कहीं ना कहीं जल भरा भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे स्थिति जरूर बिगड़ी थी। मगर बात करें जिस तरीके से निगम की उनकी तरफ से दवाइयों का छिड़काव सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों के अंदर किया गया, उसके बाद में दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया। बाकी बात करें जिस तरीके से डेंगू मलेरिया की जिस तरीके से मरीजों का बढ़ने की संख्या है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर भी दबाव बनता बनता नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं समझने के लिए मिलते जुलते आंकड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो सिम्टम है वो भी मिलते जुलते हैं। इसीलिए डॉक्टरों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर बात करें सरकारों की, तो सरकारों की तरफ से भी जो जनता को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई गई थी, यहाँ तक कि ये कहा गया था कि गाइडलाइन का पालन करें, बाजारों में सख्ती बरतें, और यहाँ तक कि ये कहा गया था कि बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत है। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा उसी चीज की कमी देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बाजारों के अंदर साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया गया है, हर तरीके के बाजारों को खोल दिया गया है, मगर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि मास्क जो है वो भी 50% से ज्यादा लोग जो है वो मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, और इसीलिए शायद अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी। लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन ये लापरवाही अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में ना देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जनता अगर लापरवाह होती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। फिलहाल किस तरीके का सरकार का प्लान स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें सरकार के मुहिम की, तो सरकार की मुहिम बिल्कुल कारगर है, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, अस्पतालों के अंदर सुविधा बढ़ाई जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है तीसरी लहर अगर आती भी है तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए, और डॉक्टरों की सुविधाएं जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। वैक्सीन सेंटरों पर भी वैक्सीन की जो सुविधा है वो भी बढ़ाई जा रही है। मगर जो बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर यही लापरवाही अगर अस्पतालों के अंदर देखने को मिली तो सोचिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। मगर सरकारें शायद बाद में जागेंगी और कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी उसमें। मगर सरकारों के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनको जागना होना चाहिए और बाजारों के अंदर सख्ती बरते, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके, और अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के ऊपर जो दबाव बनेगा वो भी कम हो सके। जी। डॉक्टरों के ऊपर दबाव तो कम होना चाहिए भी, क्योंकि राजीव देखिए, अगर डॉक्टर्स पर दबाव होगा और सीधे तौर पर अगर डॉक्टर्स की कमी होगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं ही आखिर कैसे बेहतर होंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जनता की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या इसी तरीके की लापरवाही अस्पतालों में भी देखने को मिल रही है? क्योंकि अस्पताल में एक मरीज जब आता है तो वो चाहता है कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ होकर जाए, और अगर वहां पर डॉक्टर्स या फिर तमाम लोग वहां पर लापरवाही बरतते नजर आएंगे तो जो स्वस्थ होने मरीज आते हैं वो और ज्यादा बीमार होकर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही है, और मरीज भी यही चाहते हैं जब वो अस्पताल जाए तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस आए। मगर बात करें जिस तरीके से बाहर की बाजारों की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी, अगर यही लापरवाही अगर डॉक्टरों की तरफ से हुई और अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई तो सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, और लोग मरीज हैं, परिजन जो है वो कितने परेशान होंगे। मगर यहाँ पर जो अधिकारी हैं बाजारों के
के अंदर जिनको सिविल डिफेंस के जवान की कहें, एसडीएम की टीम कहें, दिल्ली पुलिस के जवान कहें, जिनको कोरोना काल के अंदर लगाया गया था, वॉलंटियर कहें कोरोना काल के अंदर जो लगाए गए थे, मगर उनकी तरफ से सबसे ज्यादा बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है, यानी तीसरी लहर का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। मगर इसी तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ रही तो बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और बच्चों तक वायरस का जो खतरा है वो सिर्फ बड़ों के द्वारा ही जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कहें तो बड़ों के द्वारा ही वायरस बच्चों तक पहुंचेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी तक घरों के अंदर हैं, उनके तक वायरस पहुंचाने का माध्यम सिर्फ यही है कि बड़े बाहर अपने आप को कंट्रोल करें। मगर बच्चों जिस तरीके से बड़े जो है बाजारों के अंदर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे नहीं बना रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बच्चों की मुसीबतें जरूर हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर जितनी दबाव हो सकता है उसका अंदाजा शायद अधिकारियों को ही बिल्कुल है, और अधिकारी जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अधिकारियों को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, ताकि बच्चे सबके हैं, अधिकारी हो या फिर आम जनता हो, बच्चे सबके हैं, उनके वायरस से बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। जी भूमिका तो सभी को निभानी होगी यहाँ पर राजीव, और ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ बाप अगर इस तरीके की भूमिका नहीं निभाएंगे तो सीधे तौर पर बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते नजर आएंगे। मैं जानना चाहूंगी आपसे वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिल्ली में है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना से बचने का एक कारगर उपाय है। वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन सेंटरों की, तो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर को बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ तक कि उसमें कोशिश भी की जा रही है कि किसी भी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की कमी ना हो। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाइए, और ये सबसे ज्यादा इसमें युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो डोनर डोज है वो लगवाने के लिए तमाम वैक्सीन सेंटरों पर जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से सरकारों ने 3 महीने का जो गैप रखा हुआ है, यानी कि पहली डोज लगेगी तो उसके कहीं ना कहीं 3 महीने का गैप होगा, उसके बाद में दूसरी डोज लगेगी। मगर ये 3 महीने का गैप जो है ये सरकारों की तरफ से कम करना चाहिए, ताकि वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से पहले ही जनता तक पहुंच सके, और दोनों डोज जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मगर यहाँ पर जो 3 महीने का गैप रखा गया है इसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिल रही है, और सरकार कहीं ना कहीं इस गैप को कम करे, ताकि वायरस का जो खतरा है वो भी कम हो सके। क्योंकि जब वायरस की दोनों डोज, यानी कि कोविड की वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो अगर जनता को तक दोनों लग जाएंगी तो वायरस का खतरा और ज्यादा कम होगा। मगर जिस तरीके से गैप रखा गया है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशानी है, और जनता भी यही चाहती है कि दोनों डोज जो है वो समय पर लगे, ताकि वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो सके। जी बिल्कुल राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना के एक्टिव केस जो बताए जा रहे हैं दिल्ली में, उनका अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है, उनको फिलहाल किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें 38-34 केसों की, तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जरूर इलाज किया जा रहा है, अस्पतालों के अंदर भी इलाज किया जा रहा है। मगर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो 34 व्यक्ति संक्रमण हुए उनका भी प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए, ताकि उनको भी खतरा ना हो सके। मगर जिस तरीके से 2 व्यक्तियों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं जरूर डॉक्टरों की परेशानी बढ़ी हुई है, और डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके की परेशानी जो है वो ना बढ़े, और कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो सके। इसीलिए डॉक्टर भी बार बार सरकारों से गुहार कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि डॉक्टरों को ऊपर दबाव कम हो और वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर जो बाजारों के अंदर लापरवाही है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेवारी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और सरकारों को कहीं ना कहीं बाद में फिर जवाबदेही बन सकती है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो सीधे पंजाब से है। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस दिशाहीन होती जा रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हुआ है वो वाकई नेतृत्व बदलाव के बाद सबसे ज्यादा सत्ता परिवर्तन की एक काफी चुनौतीपूर्ण जो स्थिति थी वो कांग्रेस के सामने आ गई है। क्योंकि पहले नेतृत्व बदलाव हुआ और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बदले गए, मंत्रिमंडल गठन, और उसके बाद फिर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे किए गए। लेकिन इस तमाम माथापच्ची के बीच चुनावी मौसम में महीनों का समय नष्ट करने के बाद जो कांग्रेस है वो एक बार फिर से लीक पर नहीं लौट पाई है। नवजोत सिंह सिद्धू और मंत्री रजिया सुल्ताना के इस्तीफे ने कांग्रेस की ओर पटरी पर से उतार दिया है और गड्ढे में धकेलने का काम किया है। ऐसे में पंजाब अब कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं, जहां पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पंजाब में अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, इस तरीके के आरोप, इस तरीके के सवाल कांग्रेस पर उठने लगे हैं। क्योंकि पिछले जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी, मनमुटाव, अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, उसको संभालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर कह सकते हैं कि पंजाब में खेला खेला। वो कांग्रेस में शामिल हुए, अध्यक्ष पद की जिद उन्होंने की, नाराजगी जताकर उन्होंने अध्यक्ष पद लिया, उसके बाद सीएम का इस्तीफा, उसके बाद मात्र 75 दिनों में उन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर कहा जा सकता है कि 100 दिन भी वो पूरे नहीं रहे, जिसके बाद तमाम
स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती चली गई। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में सीधे तौर पर मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी अपना इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस की जो कलह है या फिर मनमुटाव, गुटबाजी, ये तमाम जो चीजें देखने को मिली वो सीधे तौर पर कांग्रेस को गड्ढे में धकेलने का काम उसने कर दिया है। और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उसके बाद खुद कैप्टन ने कहा था, ट्वीट कर उन्होंने तमाम बातें कही नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, एक बार फिर से उनको तमाम बातें कही और सीधे तौर पर कैप्टन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो शख्स है वो स्टैंड लेने वाला नहीं है। इस तरीके की जो बातें हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है। लेकिन अब देखना होगा कि आलाकमान अब किस तरीके से इन तमाम स्थितियों को लेता है और कांग्रेस को पटरी पर एक बार फिर से लाया जाता है। आपको बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ही इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस अब लगातार दिशाहीन होती जा रही है। कहा जा सकता है कि अब पंजाब में कोई भी बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और तमाम जो स्थितियां वहां पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो भी काफी है। तो इसी पर जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस एक तरीके से अभी तक हम कह रहे थे कि वो टूट की कगार पर है, अब तो वो खत्म होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने वाकई पंजाब में खेला खेल दिया है। कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक दो धुरियां बनी हुई थी पंजाब में कांग्रेस की, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए क्योंकि उनको पद से हटा दिया गया और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके किसी और के साथ हाथ मिलाने के भी चर्चे हैं। हो सकता है ऐसी संभावना बनी हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। हालांकि इनकार किया जा रहा है, कोई पुष्टि जो है इस तरह की नहीं की जा रही। कैप्टन टीम की तरफ से इनकार किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इस तरह की अटकलों को नकार रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर दारोमदार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद और विश्वास भी जताया था। कहीं ना कहीं आला कमान ने उनको अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उनकी पसंद की जो टीम थी, खासतौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो उनकी पसंद का लगाया गया और विभाग जब आवंटित हुए तो कहीं ना कहीं सिद्धू का ऐसा नहीं है कि सिद्धू की बिल्कुल भी नहीं चली। बहुत सारे मंत्रियों को उनके मनपसंद के विभाग जो है नवजोत सिंह सिद्धू के अनुसार दिए गए और मंत्रिमंडल में बहुत सारे साथी नवजोत सिंह सिद्धू के शामिल किए गए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि पूर्ण तौर पर वो सिक्का अपना चलाना चाहते थे और कहीं ना कहीं ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए भी नाराज हैं कि जो 18 नुक्ते दिए गए थे उन पर काम नहीं हुआ। इस तरह का आरोप जो है वो उनकी तरफ से आ रहा है। यानी एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नाराज हैं और दूसरी तरफ इस मझधार में नवजोत सिंह सिद्धू यदि कांग्रेस को छोड़ेंगे तो अभी तक जो कांग्रेस, जैसे आपने कहा, सही कहा कि टूट की कगार पर थी, अब वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो हालात काफी खराब हैं क्योंकि लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो जारी है। लेकिन क्या अब कांग्रेस आलाकमान के पास इतना कोई समय बचा है कि इस फूट को वो ठीक कर सके और क्या कोई ऐसा फार्मूला जो है वो उसके पास बचा है कि कांग्रेस को पंजाब में एक कर सके, क्योंकि तमाम हथकंडे जो है वो अपनाए जा चुके हैं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी ये कहें कि दवा जैसे जैसे देते जा रहे हैं जो मर्ज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो काफी चिंताजनक स्थितियां जो हैं वो पंजाब में कांग्रेस के लिए पैदा हो गई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुलबीर जी, जो कह सकते हैं कि चोट अब कांग्रेस आलाकमान को लगी है, उस पर मरहम लगाने के लिए उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वाकई अब पंजाब में कांग्रेस को संभाल सके। कैप्टन खुद नाराज चल रहे हैं, सिद्धू खुद चले गए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो अभी के सीएम है कि वो आगे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नैया पार लगा सके। अब नेतृत्व की भी कमी लगातार कांग्रेस में जताई जा रही है। लगातार खुद ही अंदर से आवाजें आती है कि नेतृत्व की बहुत ज्यादा कमी है, नेतृत्व सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब तो सबसे ज्यादा जरूरी मंथन है कांग्रेस के लिए, लेकिन वो शुरुआत से ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नेतृत्व जो है यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो निश्चित तौर पर जो टीम है या फिर जो साथी हैं वो अनुशासन में होंगे। लेकिन पंजाब में अनुशासन देखने को मिला नहीं, क्योंकि जब से 2017 में हालांकि पंजाब की जनता ने एक बड़ा विश्वास करके
कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया था। प्रचंड जीत इसको कहा जा सकता था, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें जो है वो आना ना खुद कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस में जैसे पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से ही लगातार ऐसी अनुशासनहीनता देखने को मिली सरकार में और पार्टी में, कि जो अब बढ़ती बढ़ती अब यहाँ तक पहुंच गई है कि अब ना कोई पार्टी को संभालने वाला बचा है और ना ही कोई सरकार को संभालने वाला दिख रहा है। क्योंकि सरकार को पार्टी का सहयोग चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस्तीफों का दौर चला है, कहीं ना कहीं सरकार भी अब ये लगता है कि डगमगाई हुई है। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रात भी एक आपात बैठक जो है मंत्रिमंडल की इसी विषय पर कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हो चुका है, रजिया सुल्ताना जो है वो इस्तीफा दे चुकी हैं, प्रगट सिंह जो है उनके इस्तीफे की अटकलें थी। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो ऐसे में यदि एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी रहा तो निश्चित तौर पर न केवल पार्टी का नुकसान होगा, बल्कि जो 2 महीने का कार्यकाल सरकार को के लिए बचा है वो भी एक चुनौती बन जाएगा और सरकार भी डगमगाएगी। आज फिर 10:30 बजे के आसपास मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मुख्य तौर पर यही विषय जो है उस पर मंथन किया जा सकता है कि आगे किया जाए। तो लेकिन यही कहा जाए कि अब जिस सरकार को 2 महीने में विकास की गति को और तेज बढ़ाना था और काम करने थे, अब वही सरकार पार्टी को या फिर सरकार को बचाने में लगी है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि भविष्य में कांग्रेस के हाथ कुछ लग पाएगा, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। और देखिए, एक दिन में 2-2 इस्तीफों ने कांग्रेस को बिल्कुल पूरे तरीके से जड़ से हिलाकर रख दिया है। बात रजिया सुल्ताना की करें तो वो भी कोई कम कांग्रेस में सक्रिय नहीं थी, बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस की थी वो, और पंजाब में वो भी एक बड़ा चेहरा थी। उनका इस्तीफा सिद्धू के समर्थन में ये जाहिर करता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो आगे शायद इस्तीफों की बयार एक तरीके से कांग्रेस में आ सकती है, क्योंकि सिद्धू वाकई अपने बहुत ज्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस में थे। देखिए, रजिया सुल्ताना के साथ लगातार ये कहें कि 5 इस्तीफे कल हुए हैं और इस तरह का दौर जो है वो आज भी चल सकता है, क्योंकि अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू माने नहीं है, ना ही उन्होंने अभी तक कोई यू टर्न लिया है या फिर ये कहें कि कोई निर्णय जो है वो कर पाए हैं। रजिया सुल्ताना का आपने जिक्र किया, रजिया सुल्ताना वास्तव में एक बड़ा चेहरा है पंजाब कांग्रेस में, क्योंकि कैप्टन सरकार में भी वो मंत्री रही हैं और अब फिर वो उनके जिम्मे एक बड़ी जिम्मेवारी है, एक मंत्री के तौर पर बड़ा चेहरा माने जाते हैं और ये कहें कि अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। ईमानदार छवि जो है वो उनकी रही है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे एक प्रभावशाली व्यक्ति जब इस तरह का निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, उसका प्रभाव जो है न केवल उस तक सीमित रहता है बल्कि काफी दूर तक, काफी लोगों तक उसका प्रभाव जाता है। यानी रजिया सुल्ताना का इस्तीफा भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने अभी सरकार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी के लिए इन नेताओं का क्या रुख रहेगा वो अभी देखना होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पद से इस्तीफा दिया और जितने भी इस्तीफे कल हुए हैं वो सारे पद से हुए हैं, पार्टी से भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन पार्टी के लिए इन नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, क्या रुख रहेगा, वो अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी से नाराज होकर ही इस तरह का कदम जो है नेताओं ने उठाया है। जी कुलवीर जी, देखिए, खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन आगे वो जिस तरीके से शुरुआती दौर में उन्होंने दिखाया था वो एक बार फिर से सीएम पद की मांग कर सकते हैं आगामी विधानसभा चुनावों के लिए। अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आगे चेहरा भी सीएम पद का वो बन सकते हैं और आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें वो सीएम की दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, प्राप्त किया था, उसकी मांग भी लगातार काफी दिनों से कर रहे थे। महत्वाकांक्षी नेता है और महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, इतना बुरे भी नहीं है, लेकिन अति जो है किसी भी उसकी वो बुरी मानी जाती है। लेकिन जहां तक अभी तक का सफर रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, अध्यक्ष पद उन्होंने ग्रहण किया तो वहां पर भी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाया। उसके बाद मुख्यमंत्री पद जो है वो जब चरणजीत सिंह चन्नी को मिला तो वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। तो संभावना ये भी बनी हुई है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन
दिखा के कोई ना कोई अपनी जो मांग है वो मनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद जितनी भी हलचल हुई, जितनी भी कामकाज हुए, चाहे वो मंत्रियों को पद देने का हो, विधायकों को मंत्री बनाने का हो, और मंत्रियों के विभाग बांटने का हो, एजी लगाने का हो, इस तरह के फैसले जहां लिए गए वहां कहीं ना कहीं जो सिद्धू का सिक्का है वो कम फीका रहा। तो ऐसे में ये भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपनी बातें मनवाने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। अब वो क्या क्या शर्तें रखेंगे, यदि आलाकमान उनसे बात करेगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस के हालात काफी चिंताजनक हैं, चुनौती बना हुआ है पंजाब कांग्रेस आलाकमान के लिए। ठीक है कुलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख करते हैं जो पंजाब से है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल किसानों के समर्थन में अब एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत करेगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसकी घोषणा की है। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीन की उचित दर न मिलने को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। 29 सितंबर को शिरोमणि अकाली दल विरोध मार्च भी करेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही विभिन्न सड़कों के लिए बहुत कम दरों पर अधिग्रहण किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी 29 सितंबर को मोहाली से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेगी। और इससे पहले भी शिरोमणि अकाली दल किसानों के समर्थन में बार बार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अब चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कहीं न कहीं इसे चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसानों से वीडियो को लेकर एक बवाल हुआ था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल ने किसानों पर आरोप लगाया था कि किसान जो हैं उन्होंने, जब शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता जब प्रदर्शन किसानों के समर्थन में कर रहे थे, उस समय संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसानों ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था और उसकी वीडियो भी शिरोमणि अकाली दल ने जारी की थी, जिसके बाद जो किसान हैं उन्होंने इस तमाम चीज़ों पर पूरे तरीके से बवाल किया था। और अब देखना होगा कि किसान इसे किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में रहने की घोषणा एक बार फिर से कर दी है और किसानों के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत की बात कही। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन किया है, ये प्रोजेक्ट क्या है ये भी बताएं, और ये जो प्रदर्शन है उसको किसान किस तरीके से देख रहे हैं ये भी बताएं। करने की बात की जा रही है, जिसमें से पंजाब के 19 जिलों में जमीन एक्वायर की जानी है। तो आप देख सकते हैं पंजाब में 19 जिलों में जमीन एक्वायर की जानी है, तो मतलब एक बहुत बड़ा एरिया एक्वायर किया जाना है पूरे पंजाब में। जिसके बाद पर अब इसमें जमीन एक्वायर करना हमेशा ही किसानों के लिए, हम कहें किसी के लिए भी एक अच्छी ही चीज मानी जाती है, क्योंकि तब रेट जिस हिसाब से दिए जाते हैं तो हमेशा ही खुशियां देखी जाती थी। पर इस बार जब जमीन एक्वायर की जा रही है तो बहुत ही कम रेट पे एक्वायर की जा रही है। सीधा जो ब्रैकेट रखा गया है 30 से 50 लाख के बीच में 1 एकड़ के रेट रखा गया है, जिसपे जमीन एक्वायर की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आखिर प्रदर्शन में क्यों उतरे हैं फिर किसान, तो आपको बता दें ये जो किसानों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि जो किसान, अगर हम कहें जो गाँव की जमीन है उस पे उनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपए पर एकड़ उनको मुआवजा दिया जाए। तो वहीं जहाँ पे शहरों की जमीन है वहां पर 3 से 5 करोड़ पर एकड़ के रेट के हिसाब से जमीन एक्वायर करने की बात की जा रही है। और ये रेट इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि पहले भी मुआवजा इसी हिसाब से लगातार मिलता रहा है। इसी को लेकर आप कह सकते हैं शिरोमणि अकाली दल ने अपना मोर्चा खोला है, क्योंकि यही रेट वो पहले दिला चुके हैं किसानों को। जी हाँ, जब पहले भी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत शिरोमणि अकाली दल के दौरान जब जमीन एक्वायर की गई थी, तब इसी के करीब मैं कह सकते हैं कि तकरीबन इतने ही रेट पे मुआवजा मिला था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो रेट है, अलग अलग एरिया का अलग अलग ब्रैकेट बनाया जा रहा है कि कुछ एक एरिया का अलग रेट दिया जा रहा है। जैसे कि आप कहते हैं किसी शहर के एक गांव का रेट 27 लाख रुपए पर एकड़ दिया जा रहा है, तो वहीं से ही कुछ दूरी पे जाके उसी जमीन का सेम रेंट सेम प्राइस पे वहां पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तौर पे कहा है कि 27 किलोमीटर के दायरे पे सबको एक ही रेट मिले, और जो रेट मिले वो भी जैसे गांव की जमीन है उसको कम से कम 1 करोड़ और जो शहर की जमीन है वो 3 से 5 करोड़ के करीब दिया जाए। जी
ठीक है अमित, लेकिन किसानों का भी हमने देखने को मिला कि शिरोमणि अकाली दल के साथ हाल ही में एक वीडियो पर बवाल हुआ था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल जब किसानों के साथ प्रदर्शन करने उतरी थी, तब शिरोमणि अकाली दल ने ही संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसानों पर अभद्र व्यवहार के कुछ आरोप लगाए थे। उसको किसानों ने किस तरीके से लिया था ये हम जानते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन को किसान किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, जो वीडियो विवाद हुआ था वो संयुक्त किसान मोर्चे से हम कह सकते हैं सीधे तौर पे, देखिए जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है उससे कोरिलेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो उस समय भी जब अकाली दल ने वीडियो रिलीज की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि कुछ लोग बीच में घुसे हुए हैं अगर संयुक्त किसान मोर्चे जो पूरा अगर हम कहें कि मोर्चे को खराब करने में लगे, तो उस टाइम भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा था। और वीडियो के ऊपर शिरोमणि अकाली दल ने सीधी टिप्पणी की थी कि वीडियो हमने नहीं वायरल की है, ये उन लोगों ने वायरल किया जो वहां पे थे, जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, उन्होंने खुद ये वीडियो वायरल की थी। और उसके ऊपर अगर हम कहें संयुक्त किसान मोर्चे ने एक्शन भी लिया था, उन्होंने माना था कि ये एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था, ये सारे मतलब अभद्र व्यवहार हुआ था, जब जिसपे उन्होंने एक्शन भी लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा मान चुका है कि उन्होंने एक्शन लिया है, जो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर दिक्कत कहाँ जताई? दिक्कत उन्होंने इसलिए जताई है क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकाली दल ने वीडियो जग जाहिर करके, वीडियो आगे रख के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, या हम कहें कि जो किसानों इतना बड़ा मोर्चा चल रहा है उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। पर सवाल ये आता है कि इमेज खराब करने की कैसे कोशिश की है, जबकि खुद संयुक्त किसान मोर्चा मानता है कि लोगों ने कुछ कार्यकर्ता थे, जैसे जो बोल रहे हैं कि 32 के करीब लोग आइडेंटिफाई किए गए जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जिनको खुद संयुक्त किसान मोर्चा बोल चुका है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है और उनको बकायदा मोर्चे से अलग कर दिया गया, उन्हें साइड हटने को कह दिया गया। तो इस बात से आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, जब उन्होंने खुद कार्रवाई कर दी, जब उन्होंने सारे एक्शन ले लिए, तो क्यों ऐसा व्यवहार अकाली दल के साथ किया जा रहा है? ऐसा इसके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, एक्शन ले लिया है, पर नाम बताने से भी मना कर दिया कि आखिर कौन वो 32 लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया, तो उनका नाम भी नहीं बताया गया। तो वहीं अगर हम देखें अकाली दल की तरफ से जो ये मोर्चा खोला गया, हम कहें कि नेशनल मालर प्रोजेक्ट के तहत जो मोर्चा खोला गया, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं इस मोर्चे के जरिए जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, किसानों को उनका बनता हक दिलाने की वो बात कर रहे हैं, तो इस मोर्चे के जरिए किसानों को बीच में दोबारा से अपनी गुडविल जगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों के बीच में जाए। देखिए जमीन एक्वायर होनी है पंजाब की 23 में से 19 जिलों में से होनी है, तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग मेजर चंक, मतलब लगभग पूरा पंजाब ही कवर्ड हो जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि अकाली दल के प्रदर्शन से कोई असर पड़ता है, अगर रेट्स जायज मिल जाते हैं, तो अकाली दल को 2022 चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा खुद को प्रमोट करने का गाँव में। जी और अमित देखिए, लेकिन इसे चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जिस तरीके से अभी सड़कों पर उतर रही है, और कांग्रेस का तो हाल हम देख ही रहे हैं, कांग्रेस टूट के कगार पर आ गई है। अब विकल्प अगर कांग्रेस का देखा जाए तो मात्र शिरोमणि अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अभी पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, और इतना बेहतर चुनाव नहीं लड़ पाए थे वो, माफ कीजिएगा, पिछले विधानसभा चुनावों में जब उन्होंने चुनाव लड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं था। अब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मात्र अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल एक बहुत अच्छा विकल्प पंजाब के लोगों के लिए हो सकता है। क्या वाकई ये चुनावी स्टंट कहा जा सकता है? देखिए, इसको चुनाव से जरूर कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 2022 के चुनाव बहुत नजदीक है और ये मुद्दा अकाली दल की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। अब इसमें अकाली दल कई फैक्टर जोड़ रहा है कि वो सीधे तौर पर बोलते हैं जब हमारी सरकार थी, जब शिरोमणि अकाली दल, अब अगर हम कहते हैं शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, तब भी जमीन एक्वायर की गई थी, पर तब वो सीधे तौर पे कहते हैं तब किसान आते थे हमारे पास, वो कहते थे कि हमारी भी जमीन एक्वायर की जाए, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा मुआवजा दे रहे थे। तो पुराने अपनी सरकार से लिंक करते रहते कि पुराने सेंटिमेंट्स को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार ने पहले भी अच्छे काम किए थे, हमारी सरकार ने ये फीट हासिल किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन पुरानी चीजों को हाईलाइट करके, उन पुराने मुद्दों को हाईलाइट करके अकाली दल गुडविल बनाने की कोशिश कर रहा है। और 2022 के चुनावों में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त राजधानी लाइव में एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। महाराष्ट्र से यह खबर, जहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी जहां महाराष्ट्र के नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रही है, तो वहीं जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को भी संगठन में जोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और मौजूदा विधायक नीतीश राणे के समर्थकों ने मुंबई में दादर स्थित बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सेना छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वहीं बड़ी बात यह है कि मुंबई के आरे कॉलोनी में बड़े पैमाने पर मराठी समुदाय के लोग रहते हैं और अब ऐसे में सैकड़ों लोगों का एक साथ बीजेपी में विलय होना आने वाले महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना सहित महाविकास आघाड़ी सरकार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ के जो मतदाता थे वो अब नेता के साथ बीजेपी में विलय हो चुके हैं, जो आने वाले समय में शिवसेना के लिए काफी घातक साबित होंगे। और आपको बता दें कि जो आरे कॉलोनी का एरिया है वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मराठा समुदाय से ही संपर्क रखता है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को पूरे तरीके से गिराने की कोशिश बीजेपी करते नजर आ रही है, अब आरे कॉलोनी की अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरे कॉलोनी जो है वो पूरे तरीके से मराठा बाहुल्य क्षेत्र है और अभी हाल ही में हमने देखा कि ओबीसी आरक्षण बिल भी पास हुआ। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब अगर पार्टी में इतने लोग विलय हुए हैं तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए सिर्फ अभी नहीं, आगामी लोकसभा चुनावों में भी जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आने कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश भाऊ खंडागले ने जिस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, आने वाले महानगर पालिका चुनाव हो फिर आगामी कोई भी चुनाव, उसमें जो है कि खास करके शिवसेना को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि ये मुंबई के बीचों बीच आरे कॉलोनी का जो है कि लोग थे। यहाँ की अगर राजनीति की बात करें तो प्रकाश भाऊ खंडागले काफी वर्चस्व रखते हैं। लगभग से ज्यादा जो कि कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके संपर्क में है और इतने लोगों के साथ अगर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो विपक्ष के रूप में जो भी होगा उसे एक झटका लगेगा। हालांकि वहां पर राणे समर्थक के रूप में जिस तरीके से प्रकाश भाऊ खंडागले शामिल हुए और खुद जो है कि राणे नीलेश राणे वहां पर मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा वहां पर मौजूद थे, उनके समक्ष उन्हें बीजेपी का फीता पहनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रकाश भाऊ खंडागले अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ जो है विलय किए हैं बीजेपी में, जो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी के लिए एक झटका जरूर रहेगा। मुस्कान, लेकिन देखिए आगामी जो चुनाव है, अगर महानिकाय चुनाव की बात करें महानगर पालिका के, तो बीएमसी भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाता है हर बार। अभी हमने देखा कि किस तरीके की तमाम स्थितियां बारिश के मौसम में देखने को मिली और इस बीच अब अगर जिस तरीके से ये विलय हुआ है, ये विलय वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मराठा जो आरक्षण है वो मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र में। और जिस तरीके से ओबीसी बिल पास किया गया, माफ कीजिएगा, सदन की कार्यवाही में जिस तरीके से ओबीसी बिल पास किया गया बीजेपी द्वारा, मराठा समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर अब आकर्षित होता नजर आ रहा है। मुस्कान, जिस तरीके से तस्वीरें एक एक करके साफ हो रही हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले जो हथकंडे अपनाए गए थे उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, जबकि विपक्ष के रूप में कहें या फिर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को उन्हें एक के बाद एक झटका भी लग रहा है। जहां एक तरफ मराठी समुदाय को लेकर के या फिर कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर के इस समय राजनीति गरमाई हुई है, अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से राणे का बयान था कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक के बाद एक मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मराठा समुदाय हो या फिर महाराष्ट्र के हर एक नागरिक के लिए बीजेपी इस समय कह सकते हैं कि अपनत्व के रूप में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन शिवसेना का आखिर क्या होगा? शिवसेना का इस पर क्या रुख है? जिस तरीके से तमाम समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की, इस पर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में जो कह सकते हैं कि गठबंधन में सरकारें हैं, उनका क्या कुछ बयान सामने आया?
देखिए, अभी तक इस मामले पर कोई जिम्मेदार नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इसे विपक्ष के लिए कह सकते हैं कि एक झटका जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रकाश बाबू खंडागले सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे थे, जिस तरीके से बरसात हो रही थी, काफी बारिश थी, उसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों का मुख्य कार्यालय में पहुंचना, बीजेपी में विलय होना, ये ज्यादातर झटका जो है कह सकते हैं कि शिवसेना को लगा है। अगर आने वाले महानगर पालिका में जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप कह रहे हैं कि हम महानगर पालिका में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसे में महाविकास आघाड़ी की पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब वो राणे समर्थक हो या जो भी उनके पदाधिकारी हैं, उनके जरिए जमीनी स्तर पर काफी मजबूत बनाना चाहते हैं। मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन मुरारी, आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव की बात करें तो भाई जगताप ने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस मुंबई में महानगर पालिका चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और लगातार उनके कार्यकर्ता जोड़ो समारोह भी जगह जगह पर चल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एनसीपी और शिवसेना अभी पूरी तरह से कह सकते हैं खामोश है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपना स्टैंड खड़ा कर रही है, अब ये ज्यादा सीट लेने के लिए कर रही है या कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ने के लिए कर रही है, या फिर महाविकास आघाड़ी के बीच जो गठबंधन में असमंजस बन रहा है उसे लेकर के बयान आया है, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में जिस तरीके से अब जो ये गठबंधन है तीन पार्टियों का, उसमें जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हर जगह फूट है और यहाँ भी कांग्रेस अपनी फूट दिखाती नजर आ रही है। क्या आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें अब महाविकास आघाड़ी सरकार की ही अंतर्कलह है उनको ले डूब सकती है? ये भी करना गलत नहीं होगा मुस्कान। जैसे हमारे सहयोगी ने ही कल खबर बताई थी कि कांग्रेस जहां जमीन तलाश रही है वहीं उनके नेता जो है भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ऐसे में महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसके वर्चस्व बने, क्योंकि 10 साल के बाद वो महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में बनकर आई है। वो चाहती है कि जो उसे जमीन मिली है वो उसके पैर से न निकले और जमीन तराशी जाए, और यही वजह है कि वो बड़ी संख्या में अपने जो है कि कार्यकर्ताओं में जागरूकता ला रहे हैं और खुद ऐलान भी कर चुके हैं कि हम बृहंग मुंबई महानगर पालिका की उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से हुंकार भर रही है, ऐसे में अगर एनसीपी शिवसेना कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है तो उसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरीके से राणे समर्थक एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी अपने वर्चस्व को बनाने के लिए कभी आशीर्वाद यात्रा, कभी जन यात्रा, कभी ऐसे तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है, ये महानगर पालिका में लोगों को भुनाने के लिए जो मराठा आरक्षण चाहे ओबीसी आरक्षण की जो चीजें हैं, इसे भी काफी अहम माना जा रहा है। मुस्कान। लेकिन देखिए, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है ये तो अपने मनमुटाव और अंतर्कलह के चलते कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन सियासी समीकरण क्या कहते हैं बीजेपी के लिए? बीजेपी क्या, जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ा है, क्या वाकई बीजेपी की जमीन मजबूत होती दिखाई दे रही है आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी चाहे कोरोना काल के मैटर को लेकर के उठी हो, मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर करने को लेकर के हुई हो, ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों को खुलवाने के लिए, तो आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को बीजेपी अपना एजेंडा पिछले 2-3 साल से बनाकर चल रही है। जो आम जनमानस की जरूरत है उसके लिए आवाज बुलंद कर रही है। अगर ऐसा होता है तो अगर तीनों पार्टियां अलग लड़ती हैं तो बीजेपी को इसका साफ तौर पर कहेंगे कि फायदा मिलेगा। मुस्कान। और इसी के साथ नारायण राणे ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है उद्धव सरकार पर। ये आरोप कितने सच है? क्योंकि देखिए, नारायण राणे, उनके बेटे के समर्थकों ने जिस तरीके से पार्टी अब ज्वाइन की है, वाकई बहुत बड़ी बात है। मराठा समुदाय, हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, मराठा आरक्षण का बार बार जिक्र करते हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से सदन में ये तमाम चीजें की, कहीं ना कहीं जो मराठा समुदाय है उनके मन में बीजेपी के लिए इस आरक्षण को लेकर अब जगह बनती नजर आ रही है, और इसी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। पूरा जोर जो है वो बीजेपी लगा रही है पूरे तरीके से शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में। अब जिस तरीके का ये जोर है, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच हैं?
हाँ, देखिए, अगर सत्यता की बात करें तो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां इन समय महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और नेताओं की जांच कर रही है। हालांकि ये जांच अभी किन किन लोगों तक पहुंचेगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर राणे के बयान पर नजर डाला जाए तो जिस तरीके से रेप, गैंगरेप, हत्या और बढ़ते अपराध के ग्राफ पर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार खुद अपराध में घिरी हुई है, उनके मंत्री खुद जो है कि इस तरीके के कांड में जुड़े हुए हैं, तो आम जनमानस के लिए क्या कह सकते हैं। तो बयानबाजी की बात करें तो एक के बाद एक जारी है, लेकिन जिस तरीके से राणे समर्थक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जिस खलबल से शामिल हो रहे हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में एनसीपी सहित कांग्रेस और शिवसेना को एक बड़ा झटका इस रूप में देखा जाएगा। और रहा आरक्षण की बात, तो हम बताएं ये आर्य कॉलोनी के लोग हैं। शायद आप बताएं कि यहीं पर मेट्रो 3 परियोजना बन रही थी, जहां पर बीजेपी ने विरोध किया था और खुद आदित्य ठाकरे युवा नेता जो पालक मंत्री थे वो जो कहे थे कि नहीं, यहाँ पर आर्य कॉलोनी के पेड़ काटे जाएंगे और यहीं पर कार सेट बनाए जाएंगे, जिसके विरोध में ये आर्य कॉलोनी के सारे समाज के लोग थे और यही लोग उस नाराजगी को आज बीजेपी में शामिल होकर ये दर्शा रहे हैं वाले समय में इससे भी झटका महाविकास अघाड़ी को देंगे। जी मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में मनमुटाव, कांग्रेस की बात करें क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, तो कांग्रेस में हर और मनमुटाव देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से गठबंधन की 2 पार्टियां हैं उनमें भी कांग्रेस की वजह से मनमुटाव देखा गया है, क्योंकि कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनावों के लिए सीधे तौर पर ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है वो आगामी निकाय चुनावों में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर अब पार्टी में मनमुटाव है। और वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का कुनबा भी लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। अब तमाम जो स्थिति है वो अगर देखी जाए, सियासी समीकरण अगर क्या कहते हैं वो देखा जाए तो सीधे तौर पर जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा था, मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा था, उसको लेकर जिस तरीके से सदन में बीजेपी द्वारा ओबीसी बिल पास किया गया, उसको लेकर सीधे तौर पर उसका फायदा यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। यही वजह है कि इतने ज्यादा समर्थक नारायण राणे के बेटे के नीतीश राणे के समर्थक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। आर्य कॉलोनी के ये समर्थक, आर्य कॉलोनी के रहने वाले ये लोग हैं और आर्य कॉलोनी मराठा बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा जो गरमाया था उसी की वजह से सीधे तौर पर जो ओबीसी आरक्षण बिल लाया गया वो उसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। तो इस बीच पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की रुख कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर, जहां पर सिद्धू के बाद इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में इस्तीफों की बयार एक बार फिर से बहने लगी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के एक और महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर योगेंद्र धिंगड़ा ने अपना इस्तीफा महासचिव पद से दे दिया है। आपको बता दें कि सिद्धू के समर्थन में गौतम सेठ का भी इस्तीफा यहां पर दिया गया है। लगातार बयार जो है, अभी कुछ देर पहले हम इसी की बात कर रहे थे, और बयार अब विरोध में बहने लगी है कांग्रेस के, क्योंकि कल जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार इस्तीफों की बयार जो है वो कांग्रेस में और पंजाब में देखने को मिल रही है। पंजाब कांग्रेस के एक और महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि योगेंद्र धिंगड़ा ने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और इसी के साथ सिद्धू के समर्थन में गौतम सेठ ने भी इस्तीफा दे दिया है। कल भी 5 इस्तीफे एक साथ दिए गए और आज सुबह होते ही 2 इस्तीफे कांग्रेस को सौंप दिए गए हैं। मंत्री रजिया सुल्तान ने भी सिद्धू के समर्थन में कल ही इस्तीफा दे दिया था। योगेंद्र धिंगड़ा ने भी अब इस्तीफा दे दिया है महासचिव पद से। तो चलिए अगली खबर की रुख करते हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से अब कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने फिर से निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर अब ये कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, जबकि शासन और प्रशासन कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई कर रहा है। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए गए बयान को लेकर मचे बवाल पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं सद्भाव को बिगाड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ हूँ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे पास प्रमाण और तथ्य दोनों मौजूद हैं, जिसके आधार पर मैं सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर बयान दिया था।
इस पर जरा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले कांग्रेस ने मात्र 45 दिन अपनी सरकार रखी, उसके बाद सरकार गिरी। अब फिलहाल किस तरीके के हालात? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब वर्ष 2023 की बात करें तो विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब सरगर्मी अगर बात करें राजनीतिक सरगर्मियों पे तो वहां पर तेज हो चुकी है। और जो काफी ज्यादा जो बयानबाजी है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से देखने की बात करें या फिर कांग्रेस की तरफ से बात करें, दोनों तरफ से ही लगातार जो है बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा सांसद है, जहां मध्य प्रदेश की बात करें तो जो वर्तमान सरकार है, प्रदेश सरकार है, उसको भी घेरते हुए नजर आए हैं दिग्विजय सिंह। और साथ ही बात करें तो जो मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों जो एंटी माफिया अभियान चला रही है, जो माफियाओं के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको लेकर भी अब जो है दिग्विजय सिंह ने विपक्ष पर जो भाजपा है उस पर जो है प्रहार किया है और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही प्रशासन पर भी हालांकि उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि प्रशासन पर लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हैं वो एक पक्ष की जा रही है, यानी कि भाजपा की तरफ से जो है भाजपा के दबाव में या फिर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर लगातार जो है इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही, क्योंकि अगर बात करें मुस्कान, अभी पूर्व में ही जो कांग्रेस के नेता है इंदौर से अगर बात करें तो राजू भटूरिया, उनके खिलाफ भी हालांकि कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर कल हालांकि दिग्विजय सिंह ने रैली की थी और रैली को लेकर रैली में जाकर वहां पर जो यहाँ पर इंदौर में पहुंचे थे, काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिला था कि कांग्रेस के कई नेता जो है वहां पर रैली में प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है, उसको लेकर भी हालांकि बयानबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था। तो अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि अब लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो वहां पर काफी तेज से सरगटें तेज दिख रही है, लगातार जो है अब बयानबाजी भी चालू हो चुकी है। तो कुछ ऐसा ही दिग्विजय सिंह ने, हालांकि दिग्विजय सिंह के ये पहले बयान नहीं है, दिग्विजय सिंह के इसके पहले भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा ऐसी बेतुके बयान देखने को मिले हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो फिर या फिर अन्य किसी मुद्दे पर हो। हाल ही में अभी दिग्विजय सिंह की बात करें तो सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर भी हालांकि उन्होंने एक बयान दिया था, बेतुका बयान दिया था, और वहां पर सरस्वती शिशु मंदिर पे जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो वहां पर शिक्षा दी जाती है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह किया था, जिसके बाद हालांकि बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया था और यह भी कहा गया था कि जो दिग्विजय सिंह है वो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं या फिर जाकिर नाइक को वो अपना आदर्श मानते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो अब प्रदेश में जो है एंटी माफिया का जो खिलाफ जो है प्रदेश सरकार जो है अभी वर्तमान में कार्रवाइयां कर रही है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने हालांकि विरोध किया है, जो एक तरफ से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो जो एंटी माफिया की कार्रवाई है वो प्रदेश में हालांकि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ही जो है चालू हुई थी। जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब एंटी माफिया कार्रवाई चालू की गई थी और उसके बाद हालांकि आज जो एंटी माफिया कार्रवाई है, इसके बाद सरकार बदलने के बाद हालांकि बीजेपी के कार्यकाल में कुछ समय के लिए जो एंटी माफिया कार्रवाई थी वो जरूर बंद हो गई थी, लेकिन जब ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर शराब माफिया कांड हो फिर या फिर अन्य ऐसे कई सारे ऐसे देखने को खबरें सामने आई जहां पर लोगों ने काफी ज्यादा अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर हालांकि अब बीजेपी ने भी जो एंटी माफिया अभियान है वो चला रखा है। लेकिन गणेश, इस बार दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से यह दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम बदलने वाले हैं। यह दावा कांग्रेस लगातार करते नजर आ रही है और एक बार फिर से अब दिग्विजय सिंह ने इसको खुद बोलकर मोहर इस पर लगा दी है कि मध्य प्रदेश में सीएम बदलने वाले हैं। देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो देश भर में अगर बात करें 3 राज्यों की बात करें तो 4 मुख्यमंत्री 6 महीनों में ही बदल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब लगातार जो है, हालांकि कांग्रेस का ये कोई पहला प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसके पहले भी कहती हुई नजर आई कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है बदलने वाला है और उनकी जगह जो है कोई दूसरा आने वाला है। कई ऐसी अटकलें आई थी, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का नाम हो या फिर बीडी शर्मा का नाम हो या फिर नरोत्तम मिश्रा का नाम हो, ऐसी कई अटकलें आई थी। इससे पहले भी कांग्रेस के जो ट्विटर अकाउंट है वहां से भी एक ट्वीट किया गया था कि हफ्ते भर के अंदर जो है मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण करने वाला है। तो हालांकि बीजेपी की तरफ से इन तमाम सारी बातों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देश भर की बात करें तो 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री 6 महीनों में ही बदले गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में भी हालांकि एक अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से बात करें या फिर बयान की बात करें तो लगातार यही बयान दिया जा रहा है कि जो प्रदेश में है वो अभी आगामी
आगामी जो 1.5 वर्षों तक शिवराज के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस के द्वारा जो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं या फिर दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, वो कितना सही साबित होता है, क्योंकि इस पर बीजेपी की अगर बात करें तो संगठन ही इस बात का निर्णय लेता है कि प्रदेश में या फिर देश में कौन उसको पूरी तरह से देश को चलाएगा या फिर मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाएगा। तो मुख्यमंत्री की बात करें तो अब ये चीजें संगठन पर ही निर्भर करती है कि प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या जैसे कि 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री के चेहरे बदले जा चुके हैं 6 महीनों में, क्या प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, और अगर बदला जाता है तो उसकी कमान कौन संभालता है। जी मुस्कान। और इसी के साथ सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और एक बार अब उन्होंने फिर से उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने तथ्यों और पूरे जो उनके पास सबूत हैं उसके आधार पर वो बयान दिया था। देखिए मुस्कान, अभी हाल ही की बात करें, सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर जो है दिग्विजय सिंह ने एक बेतुका बयान जरूर दिया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था और काफी ज्यादा सोशल मीडिया में उनके खिलाफ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। लेकिन अब एक बार फिर इंदौर की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो जब इंदौर पहुंचे थे, इंदौर में एक बार फिर उन्होंने अपनी बात पर अड़िग रहने की बात की है और उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे तथ्य जो सरस्वती शिशु मंदिर में है, जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ाई करते हैं, हालांकि उन्हें जो है एक धर्म के खिलाफ जो है भड़काया जाता है और एक अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। हालांकि अगर बात करें जो बच्चे या जो छात्र या फिर जो अभिभावकों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो दिग्विजय सिंह के इस बयान के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है, या फिर बीजेपी समर्थकों की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो वहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो एक पूरी तरह से धार्मिक और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने संस्कार और अपने धर्म बिल्कुल। और जो ये है माँ बाप को पता होता है, एज अ पेरेंट्स उनको पता होता है कि उनके बच्चे किस तरीके की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यहीं से साफ हो जाता है कि दिग्विजय सिंह कौन से तथ्यों की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।